हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करहना क्लासेज में। देखिए, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैथ का सिलेबस इस प्रकार है। देखिए, मैथ में आपके सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो परिमेय संख्या है। दूसरा, वर्ग तथा वर्गमूल दिया हुआ है। इसके बाद में घन तथा घनमूल है, और फिर घातांक और करणी आपके सिलेबस में है। इसके बाद सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात है, मात्राओं की तुलना है, चाल, समय और दूरी है। इसके बाद में देखिए बीज गणितीय व्यंजक और गुणनखंड हैं, ये आपके ये है। ठीक है, इस तरह से आपके सिलेबस में देखिए बच्चों, मैं आपको पॉइंट वाइज पूरा सिलेबस जो है बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हल करवाऊंगा, और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा इसमें, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। और देखिए, सातवां पॉइंट जो मैंने बताया था आपके सिलेबस का, चाल, समय और दूरी का है। आठवां जो है सिलेबस का भाग, वो बीज गणितीय व्यंजक और गुणनखंड आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद में एक चर की रेखिक समीकरण। देखिए बच्चों, एक चर की रेखिक समीकरण के बाद में रेखा, कोण और त्रिभुज आपके सिलेबस में है। चतुर्भुज, बहुभुज तथा वृत्त ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद में समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंकड़ों का प्रबंधन, ये सब आपके सिलेबस में है। और मैं मानता हूं कि आपने ये सारे जितने भी पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये सभी जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं, अगर कोई कमी रही है, तो मैं आप यकीन मानिए मैं उस कमी को दूर करूंगा और आपका सिलेबस होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बने रहिए और इस चैनल पर लगातार आने वाली इन वीडियोज को आप बराबर देखते रहिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो परिमेय संख्या है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं और पॉइंट दर पॉइंट पूरा सिलेबस में आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम जो है आज आपके सिलेबस की शुरुआत करते हैं और पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आप पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याओं में सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्याएं गणना के लिए काम में आती हों, वो संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनका जो समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, यानी इनका जो ग्रुप है, उसको n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो n से इनका प्रदर्शन किया जाता है। और n बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। इसके बाद में देखिए बच्चों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, अगर 1 2 3 4 5 और अनंत तक इससे पहले शून्य को शामिल कर लें, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में देखिए, जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बच्चों हम बताएंगे कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो वहां पर आपको आंसर शून्य नहीं देना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है 1, क्योंकि गणना जो है 1 से शुरू होती है, इसलिए नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, और 1 इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद में आती हैं पूर्णांक संख्याएं। अगर बच्चों, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए,
तो वो संख्याएं इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये सभी शामिल रहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो हैं ये आई इंटीजर नंबर होती हैं, आई से इनके समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए आई बराबर इधर जो है ऋणात्मक अनंत तक है, यानी कि -4, -3, -2, -1 और फिर शून्य आ जाती है। शून्य के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 इधर अनंत तक। देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों शामिल हैं और शून्य भी शामिल है। तो इस तरह से जो है हम पूर्णांक संख्याओं के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। इसके बाद में आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यानी 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 16 है, 24 है, 34 है, इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। या फिर हम दूसरे रूप में इसको ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। इसके बाद में आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 19, 21, 23, यानी कि 2 का जिन संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद में जो है आती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या कौन है? जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक और केवल स्वयं, एक तो है ही है और केवल स्वयं से विभाजित हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं का जो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको गौर करना है। यहाँ देखिए ये जो 2 है ये आपको दिख रहा है अभाज्य संख्याओं में शामिल है और ये 2 एक सम संख्या भी है। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बताइए ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, तो इसका आंसर आएगा 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो भी आंसर हमारा 2 आएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अगर आपको घुमाया जाए तो किस तरह से बनेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा बच्चों। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 है। ठीक है, इस तरह से अभाज्य संख्याओं में बहुत ही अच्छे प्रश्न ये बन रहे हैं। इसके बाद में देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा जिनका एक और गुणनखंड हो। एक और स्वयं तो है ही, एक और गुणनखंड उनका हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 4, 6, 9, 12। अब भाज्य संख्याओं में देखिए सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है। ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए कि भाज्य संख्याओं में कौन कौन शामिल है? सम, विषम, सम और विषम दोनों, या कोई नहीं। तो सम और विषम दोनों भाज्य संख्याओं में शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में सह अभाज्य संख्याएं आती हैं। सह अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनका कोई भी सहनिष्ठ नहीं हो खुद के अलावा। अब देखिए सहभाज्य संख्याओं का ये जोड़ा है, जैसे 2 और 3, इनका कोई भी गुणनखंड आपस में जो है उभयनिष्ठ नहीं है, ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
5 9 11, ये देखिए इनका कोई भी गुणनखंड जो है इनका उभयनिष्ठ नहीं है। आप इसी तरह के जोड़े और बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने इनमें जो है आपको जो भी क्वेश्चन बनने थे, जैसे देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, आंसर आपका 1 आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ तो आंसर आपका 0 आएगा, 0 आएगा। इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात की है। आपको दो तरह की होती हैं, और शून्य से देखिए, शून्य से ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय की ओर अगर हम जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी, और शून्य से धन पूर्णांक की ओर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि शून्य से इधर जो है संख्या छोटी होती जाएंगी और इधर जो है संख्या बड़ी होती जाएंगी। सम संख्याएं आपको समझ में आ गई है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। इसी तरह से विषम संख्याओं में आपने 1 3 5, अच्छा 1 का देखिए बच्चों, 1 न तो सम है न विषम है। अगर एक प्रश्न आ जाए आपके, बताओ 1 क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, न सम न विषम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो न सम और न विषम संख्या। इस तरह से हम जो है इतने सारे क्वेश्चंस का इसमें जवाब दे सकते हैं। मैंने जो आपको बोला है उसको आप नोट कर लीजिए, और इसके अलावा आप देखिए बच्चों, इनमें से जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये नोट करने हैं तो इस वीडियो को वापस से स्टार्ट कीजिए और आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, धन पूर्णांकों पर आधारित नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम में क्या है बच्चों, यदि a और b कोई धन पूर्णांक है तो उन दोनों का योगफल धन पूर्णांक ही आएगा। इसी तरह से यदि उन धन पूर्णांकों को, उन दोनों को a और b को गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल है वो भी धन पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लो a और b में हमने पूर्णांक ले लिए 2 और 3, इनका योग करेंगे 5, ये धन पूर्णांक आ गया। 2 और 3 को गुणा करेंगे 2 तिया 6, ये भी धन पूर्णांक। यानी संवरक नियम ये कहता है कि अगर दो धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो आंसर आपका धन पूर्णांक आएगा, और दो धन पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उसका आंसर जो है वो धन पूर्णांक ही आएगा। इसके बाद में जो है हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम बच्चों ये कहता है कि अगर दो धन पूर्णांकों को क्रम से अगर अदला बदली करके जोड़ेंगे तो उनका जो है योगफल बराबर ही आएगा। जैसे a और b कोई धन पूर्णांक है तो उनका योग किया तो वो b प्लस a के योग के बराबर ही आएगा। इसी तरह से अगर उनको गुणा किया जाए, क्रम विनिमय में गुणा अगर उनको किया जाए तो a को गुणा b से करेंगे तो उसका जो है b को गुणा a से करने के बराबर गुणनफल ही आएगा। जैसे a और b कोई भी संख्या हम मान लो 5 और उधर ले लो 10, a ले ली 5, b ले ली 10, तो इसको जोड़ा तो 10 और 5 15 आया। अगर उनको गुणा किया तो 10 पंजे 50 आया। अब इनका जो है क्रम विनिमय कैसे, a प्लस b यानी 5 प्लस 10 और फिर बराबर में b प्लस a यानी 10 प्लस 5, तो दोनों का आंसर 15 15 बराबर आया। इसी तरह से गुणा में 5 गुणा 10 करो और उसके बराबर में 10 गुणा 5 करो तो दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर आएगा। इसके बाद में हम चलते हैं साहचर्य नियम में। साहचर्य नियम में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए योग और गुणा के रूप में अलग अलग जो है इसको देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, अब यहां पर c एक और धन पूर्णांक आ गया, a b c तीनों ही धन पूर्णांक हैं। अब a प्लस बी इनको कोष्टक में रख लिया और प्लस c को बाहर रख लिया, मीन्स a और b इन दोनों पूर्णांकों को पहले जोड़ो उसके बाद में
सी को जोड़ो। अब बराबर में क्या कह रहा है कि ए बाहर है प्लस बी प्लस सी कोष्टक में है, यानी कि अब जो है कोष्टक वाले को बी प्लस सी को जोड़ो, उसके बाद में उसमें ए जोड़ेंगे। तो किसी भी तरह से हम करेंगे, योग का जो साहचर्य नियम ये कहता है कि अगर तीनों पूर्णांकों को इस क्रम से अगर योग करेंगे तो उनका जो है योगफल बराबर आएगा। अब गुणा में साहचर्य क्या कहता है, यही कहता है कि ए गुणा बी और कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर में गुणा सी बराबर में ए गुणा बी गुणा सी, यानी कि गुणा में भी साहचर्य नियम यही कहता है कि आप इस क्रम से अगर उनको गुणा करोगे तो वो दोनों का जो है गुणनफल बराबर आएगा। इसके बाद में योगात्मक तत्समक। देखिए योगात्मक तत्समक ये कहता है बच्चों कि एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उसका योगफल अपरिवर्तित रहे। तो ऐसा कौन है जिसको किसी भी संख्या में जोड़े तो योगफल अपरिवर्तित रहे? तो ऐसा बच्चों शून्य है। शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ दो उसका योगफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि सभी संख्याओं के लिए योगात्मक जो तत्समक है वो कौन होगा? शून्य होगा। इस गुणात्मक तत्समक देखिए, ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल अपरिवर्तित रहे, ऐसी कौन है? ऐसी तो मात्र एक अंक है जिसे किसी से भी गुणा कर दो उसका गुणनफल वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वही का वही गुणनफल रहेगा, यानी कि सभी का जो है गुणात्मक तत्समक कौन हो जाएगा? एक, सभी का। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया 6 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो हम कोई भी दे दो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगाने से। यानी कि ए हमारे पास में कोई पूर्णांक है तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया इसका। यानी कि आपके पास में क्वेश्चन कोई भी आ जाए कि 50 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो -50, 25 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो -25, 15 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए -15। ठीक है, माइनस लगा देना है। इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में अगर आ जाए तो उसको बटे में रख देना है उस संख्या को। गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो हम क्या कर देंगे 1/5। यहां पर दिया हुआ है कि माना कि ये a एक कोई पूर्णांक है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/a। अब देखिए वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है? a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, a इंटू बी प्लस सी, इसका वितरण नियम के हिसाब से हम जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, a को पहले b से गुणा करेंगे उसके बाद में c से गुणा करेंगे, यानी कि a गुणा b प्लस a गुणा c। ये वितरण नियम कहता है हमारे पास में a और b और c ये अगर कोई पूर्णांक है तो हमें इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें जो है इसको a को b से गुणा कर देना है और a को c से गुणा कर देना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।